बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान को हटाने की अपोजिशन तैयारियां कर रही है, जबकि हुकूमत बलूचिस्तान इस बात में मसरूफ है, कोशिशें कर रही है कि ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बना दी जाए। चेयरमैन सेनेट से भी मदद ली गई, उन्होंने भी अराकीन असम्बली से मुलाकात की। नाराज अराकीन को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि अगर बलूचिस्तान की हुकूमत को हटाने में अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो फिर ये मामला कहीं रुकेगा नहीं। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का जब खात्मा हुआ, आगाज बलूचिस्तान से हुआ था। बलूचिस्तान की हुकूमत खत्म हुई, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ के लिए इक़्तिदार में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। बलूचिस्तान के अंदर सियासी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। पीपल्स पार्टी में कुछ रहनुमा शामिल होने जा रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर बड़े अहम रहनुमा मजीद भी पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। अब बलूचिस्तान की हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला अदम एतमाद की तहरीक से बच पाएंगे या उनको उनके ओहदे से हटाया जा सकेगा? अगरचे नंबर्स गेम के हवाले से अगर देखा जाए तो अपोजिशन के पास जो नंबर्स नजर आते हैं, उससे तो ये लगता है कि ये अपोजिशन की जो तहरीक है अदम एतमाद, ये रास्ते में ही खो जाएगी। लेकिन दूसरी जानब जो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान है, उनकी अपनी पार्टी के कई लोग नाराज बैठे हुए हैं। अब उनकी नाराजगी किस हद तक रहती है? क्या उनको वज़ीर-ए-आला मना पाते हैं या नहीं मना पाते? ये भी बड़ा अहम सवाल है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, न्यूजीलैंड की टीम वापस जाने का फैसला, और उसके बाद खासतौर पर जो क्रिकेट के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, आने वाली टीमें पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म के खदशात का इजहार कर रही है, उसके साथ साथ अमरीका के इनखला के बाद पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ रहा है, और साथ साथ जायजा लेंगे मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई का, और जो एक बार फिर एक बड़ा एटम बम गिराने की तैयारी हो रही है, बिजली के निर्खों में इजाफा। IMF के पास जाना है हुकूमत पाकिस्तान को। कोरोना की वजह से जो IMF का प्रोग्राम रुका हुआ था, उसकी बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान अगर जाती है तो क्या एक टैक्सेस की नई भरमार हो सकती है? डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है, और भी कहा जा रहा है कि डॉलर शायद मजीद ऊपर मार्केट रेट के मुताबिक जा सकता है। इस सूरत का भी जायजा लेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान है हुकूमत बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान की सूरत का जायजा लेते हैं, आपको लिए चलते हैं कोयटा। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि नंबर्स गेम किसके पास है? अपोजिशन अगरचे 16 अराकीन के साथ अदम एतमाद की तहरीक आई, लेकिन क्या नंबर्स पूरे कर पाएगी अपोजिशन? अपोजिशन के पास अगर अपने नंबर पूरे होते तो आज आप उसको अपोजिशन नहीं कहते, गवर्नमेंट कहते, क्योंकि गवर्नमेंट उसी की होती है जिसके पास नंबर गेम हो, जिनके पास सिंपल मेजॉरिटी हो। और मेजॉरिटी जो है बलूचिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके कोलिशन पार्टनर्स जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अवामी नेशनल पार्टी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरी वतन पार्टी है, ये वो जमातें हैं जो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं और 3 साल से गवर्नमेंट में है, और कायद ऐवान मेजॉरिटी ही की होती है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सिर्फ उसके अपने ही 24 अराकीन हैं, जबकि पूरे अपोजिशन को मिला के उनके 24 बनते हैं, और बाकी हमारे कोलिशन पार्टनर सारे मिला के 41 हमारा स्ट्रेंथ है। और यही वो स्ट्रेंथ है जिसकी बुनियाद पे 3 साल से बलूचिस्तान में हम हुकूमत में हैं, और इंशाल्लाह इसी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे अगले 2 साल भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब 18 अगस्त 2023 तक बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहेंगे। लेकिन लियाकत शाहवानी साहब, अराकीन नाराज क्यों हैं? अपनी पार्टी के लोग जाम साहब से नाराज हो गए, इसकी वजूहात क्या है? और ये भी कुछ खबरें हैं कि वज़रा को शिकायत भी हैं वज़ीर आला से। नुसुल्लाह मलिक, आप एक सीनियर साफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, क्या ये वो वाहिद जमात है कि जिसके अराकीन के रिजर्वेशन है या कोई नाराज़गी है? पाकिस्तान में दीगर जमातों में नाराज़गी नहीं रहती, या पास्ट में नहीं रहा, या किसी घर में भाइयों में कोई इख्तलाफ नहीं होता? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर कोर्ट सिस्टम क्यों होता, फिर जिरगा सिस्टम क्यों होता, फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, एग्रीमेंट
और बड़े बड़े एग्रीमेंट एक्ट्स, रिकॉन्सिलिएशन, ये टर्मिनोलॉजीज पर नहीं होते। जाहिर बात है ह्यूमन सोसाइटी में, पॉलिटिकल सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक कल्चर में, नॉर्म्स में इश्यूज आते रहते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमारे साथी पास्ट में भी उनके ग्रीवेंसेस रहे हैं, नाराजगियां रहे हैं। एक मरले पे आके हमारे 4 मिनिस्टर्स ने यह कह दिया था कि वो अपनी मिनिस्ट्रियां जो है रिजाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन हमने उनको मनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने उन्हें मनाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब बड़े बावकार मोहतबर शख्सियत हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो उनको मनाने में कामयाब हुए। और आज फिर हमारे कुछ दोस्तों के रिजर्वेशंस हैं, बिल्कुल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दे आर एग्रीव्ड, तो उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज पॉलिटिकल, नॉट पॉलिटिकल कल्चर। वज़ीर आला साहब उनसे मिले, उनको अपनी टीम के साथ, उनको टीम के खदशात, उनके शिकायत वज़ीर आला को दूर करनी चाहिए। सादिक संजरानी साहब की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि जो नाराज अराकीन है उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। वज़ीर आला साहब और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही से है और दीगर हमारे सेनेटर्स भी हैं, अराकीन कौमी असम्बली भी हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी हैं। सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही के लोग इंगेज्ड हैं। ज़ाहिर पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसमें जब कोई इशू सामने आ जाती है तो पूरा पार्टी का जो सिस्टम है जाहिर है वो इसको फील करता है और अपना रोल प्ले करने के लिए आगे आ जाता है। और ये एक ज़बरदस्त डिसिप्लिन है, हमदर्दी है और एक पॉलिटिकल कल्चर है। इसको मुझे, आपको, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी वर्कर को इस कल्चर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब घर में कोई इशू हो तो सारे जो बुजुर्ग हैं घर के वो फहाल हो जाते हैं, बजाय कि वो किसी एक शख्स की जिम्मेदारी इसको गर्दानते हुए खुद रू गर्दानी करें। तो ऐसा नहीं हो रहा, इस पेन को सब महसूस कर रहे हैं और सब मिलकर इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इंशाल्लाह ये जो एफर्ट्स हैं ये फ्रूटफुल साबित होने जा रहे हैं। लियाकत शहबानी साहब, ये बताइएगा कि कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई सेक्रेटरीज को ये कह रखा है कि जब भी वज़रा कोई काम कहें तो उनसे पूछे बगैर वो काम ना किए जाए, उन्हें आगाह किया जाए उन कामों के बारे में जो वज़रा कहते हैं सरकारी अफसरान से। नहीं, देखें, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर पे मुश्तमिल होती है और तमाम जो उमूर है गवर्नमेंट के वो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर साथ लेकर उसको आगे बढ़ाते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की एक निगरानी होती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है और अगर ऐसा कोई मसला होता तो बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस का सिस्टम है 3 सालों में इतना बेहतर नहीं होता, कहीं खलल होता, कहीं हर्डल्स होते, तो फिर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। इंडिविजुअल लेवल पे मुमकिन है इंडिविजुअल केसेस में ऐसा कहीं कुछ हुआ हो और ये दीगर सूबों में भी आपको आपने के नोटिस में होगा। गवर्नेंस के मामलात में जब प्रैक्टिकली आप सामने आते हैं तो चीज़ें जो है थोड़े से एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जनरलाइज टर्म में या एज अ पॉलिसी मैटर या एज अ माइंड सेट चीफ मिनिस्टर साहब का ऐसा कोई माइंड नहीं। लियाकत शहबानी साहब, कुछ शिकायत इस किस्म की भी हैं कि लोग इसलिए खिलाफ हुए कि जनाब सरदार जाम कमाल साहब सरदार समझते हैं, वो समितियां के अरकान के साथ उनका कोई उस तरह का एक प्रेगनेस का लेवल नहीं है। बाज़ लोग उनके रवैये की वजह से नाराज हुए उनसे। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो मिनिस्टर साहिबान से भी मिलते रहते हैं और जो मुलाकातें होती हैं उसी शाम को आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपकी नज़रों से वो गुजरते होंगे। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि ये माइंड सेट नहीं है, एक कंसंट्रेटेड पॉलिसी नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे किसी का ग्रीवेंस जरूर हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है कि कभी आप बिजी हैं, किसी को आपने टाइम दे दिया और मुतल्लिका टाइम की बजाय कोई 30-40 मिनट बाद उससे मिल लिया। बाज़ लोग इसको फील करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, बाज़ लोग फील नहीं करते। तो इंडिविजुअल लेवल पे मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। इंसान जो है चीफ मिनिस्टर साहब भी एक इंसान है, सुबह से रात तक वो काम करते हैं 16-17 घंटे। अब तक उनमें से कितने मनाए जा चुके हैं, कितने अभी मनाए जाने बाकी हैं? इंशाल्लाह सब जो है हमने अब मैं ये आपको इंशाल्लाह ब्रेकिंग न्यूज खुशखबरी हम बहुत जल्द सुनाएंगे, सब मान जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत शहबानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बलूचिस्तान हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक का सामना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से और खास तौर पे
अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में कितना इजाफा हुआ है, पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो या ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, इनके दौरे अगर कैंसिल होते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी मुश्किल हो सकती हैं। और साथ साथ इस्लामाबाद में एक बार फिर एक चैलेंज का सामना है हुकूमत को, बाज उलमा की और बाज तंजीमों की तरफ से। क्या इसको भी किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में एक बड़ा मसला बना था लाल मस्जिद का, अब एक बार फिर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर हुकूमत कैसे काबू पा सकती है, इससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदेद हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बात होगी अमेरिकी फौज के इनखला की अफगानिस्तान से, उसके बाद पैदा होने वाली पाकिस्तान के लिए मुश्किल। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, इस रीजन के अंदर बड़े बड़े मसाइल जन्म ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम का दौरा कैंसिल होना, फिर इंग्लैंड की टीम का खदशात का इजहार करना, इसके साथ साथ जो मुल्क की सूरत हाल है, इसके आप क्या समझते हैं कि अमरीकी तो अफगानिस्तान से चले गए, लेकिन रीजन के अंदर अब भी खतरा इस बात का है कि ये रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि बेशक वो एक सुपर पावर, वो हार के यहाँ से चले गए, ह्यूमिलिएशन के साथ गए हैं, लेकिन वो इस तरह आसानी से इस खिते की जान नहीं छोड़ेंगे। और उनके अभी भी प्रॉक्सी जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उनके अभी भी अपने लॉबीज जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो उनके यहाँ अभी भी एलाइज जो है वो मौजूद है। सबसे बड़ा उनका एलाई तो इंडिया है, और जिन्होंने खुद इनकी शिकस्त हुई है अपनी अफगानिस्तान में, तो लिहाजा इतनी आसानी से वो अफगानिस्तान की जान नहीं छोड़ने लगे। आप आज ही देख लें, दाइश जो है आपको मालूम है वो अमेरिका और इंडिया इन सब की जॉइंट क्रिएशन है। आज ही खबर आप सुन लें कि तालिबान के कॉन्वॉय पे कुछ गाड़ियों के ऊपर उन्होंने हमला किया काबुल में, और कुछ लोग उस पर डेथ भी हुई है। और तो लिहाजा इस किस्म पहले पंजशेर में आपने देखा था जो रेजिस्टेंस आई, जो कि नॉर्दर्न लाइन साबिक, और वो जाहिर बात है इंडियन सपोर्टेड है और एनडीएस सपोर्टेड थे। और दूसरी बात यह है कि रॉ और एनडीएस का हम कहते तो हैं कि लिंक टूट गया है, लेकिन मेरा ख्याल है उनके अभी ओवरनाइट 100% तो लिंक नहीं टूटते हैं। अभी भी उनकी आपस में रवाबित है, लिंकेजेस है, और बाकियात वहाँ पे मौजूद है। उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह मामला को गैर मुस्तहकम किया जाए। फारूक हमीद साहब, अगर हम माजी में थोड़ा सा जाकर देखें तो इनकलाब ईरान के बाद पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खासी खराब हो गई थी। पाकिस्तान में उसके असरात काफी अर्सा तक रहे। पाकिस्तान में एक फिरका वाराना लहर भी आई, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत, दोबारा हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान से कुछ आवाजें उठ रही हैं। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के बाद अब अमारत इस्लामी पाकिस्तान की बातें हुई हैं। इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद के अंदर से फिर कुछ लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि अब अमारत इस्लामी पाकिस्तान भी बनेगी। ये सूरत हाल एक चैलेंज बन सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, बिल्कुल इसमें एक फसाद का एलिमेंट जो है वो बिल्कुल हो सकता है, खासकर जब हम जो लाल मस्जिद में जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो वहाँ पे फसाद क्रिएट हुआ था, और कैसे जामिया हफ्सा की जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, और एक स्टैंड ऑफ हो गया बिटवीन द रियासत और लाल मस्जिद के दरमियान। और फिर आपको पता है इर्द गिर्द कुछ और भी ऐसे उस वक्त मदरसा के एलिमेंट्स थे, जनरल मुशर्रफ की मिलिट्री गवर्नमेंट थी। तो फ्रॉम दैट पॉइंट, और हम उस वक्त अपना अफगानिस्तान में हम अमेरिका की मदद कर रहे थे, हमने यहाँ पे अड्डे दिए हुए थे, तो एक नेचुरल सेंटिमेंट था अगेंस्ट जनरल मुशर्रफ एंड द पाकिस्तान आर्मी एट दैट टाइम। लेकिन मेरे ख्याल अभी हालात बदल गए हैं। वो इस तरह कि हम ना उनको बेसिस दे रहे हैं अमरीकी को, ना हम अपनी सरजमीन अफगानिस्तान या तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं अफगान तालिबान। तो एक मैं समझता हूँ कुछ जवाब बनता नहीं है कि अपना मौलाना अजीज जो है, अगर फिर वो किसी किस्म का फितना क्रिएट करे इस्लामाबाद में और एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा कर दे बिटवीन लाल मस्जिद एंड द रियासत। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने ट्वीट भी किया, मैं नहीं समझता हूँ कि रियासत जो है वो उस किस्म का कोई अभी एक्शन सोचेगी, या उनके ज़हन में भी होगा जिसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ। वो खून खराबा बिल्कुल कोई नहीं चाहता। मेरा ख्याल है माजी में भी मौलाना अजीज ने ये छेड़छाड़ करते रहे हैं, वो अपने खास उनका जो नजरिया है
और इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको बड़ा कूली और एक बड़े मैच्योर तरीके के साथ उनको हैंडल करती रही है। मैं उम्मीद करता हूँ और सब पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि मौलाना अजीज जो है वो उनका वो एक उनके रोल एक रिस्पॉन्सिबल रोल होगा, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है और मेरा नहीं ख्याल है कि वो उस किस्म, लेकिन साथ साथ हुकूमत को और जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनको भी मामलात को जरा अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए, माजी वाली गलतियां ना दोहराई जाएं। बिल्कुल सही बात, आई टोटली एग्री विद यू। वो तो देखना बड़ा एक्सट्रीम एक्शन था उस वक्त। तो आपको याद है मीडिया में भी हमारे बड़े कुछ सीनियर एंकर थे जिन्होंने हाइप की थी कि जनरल साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये रियासत के रिट को चैलेंज कर रहे हैं, कार्रवाई हो। और हम सब उस वक्त एक इमोशनल वेव में शामिल हो गए और आपने देखा कितनी तबाही खून खराबा हुआ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक सिविलियन लीडरशिप है जो यकीनन उनके वज़रा भी हैं वहां पे, और पीछे भी चंद महीने पहले इन्होंने कुछ बहुत छेड़छाड़ की थी मौलाना अजीज साहब ने, और उन्होंने जाकर उनसे बातचीत की और मामला जो है वो अपना पुरअमन तरीके से उसको हैंडल किया गया। अभी भी ये ब्रिगेडियर साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि अमेरिकी फौजी और अमेरिकी फौजी अफसरान और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग वहाँ पे सफारतकार इवन मौजूद थे, वो पाकिस्तान के रास्ते महफूज तरीके से अपने अपने ममालिक को वापस जा सकते हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए क्या मसला था? देखें, ये बिल्कुल मुझे कोई शक नहीं है, ये प्री प्लान मामला था और ये एक जान के एक एक्शन कराया गया। न्यूजीलैंड तो बेचारे वो तो बीच में प्रेशर में आ गए, दे वर यूज्ड बाय द अमेरिकन्स, दे वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश और इंडिया, और उन पर दबाव डाला गया कि जनाब पाकिस्तान को हमने बदनाम करना है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में आइसोलेट करना है। इमरान खान को उनके जो जारहाना इंटरव्यूज हैं और इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट वाले मामला पे और जो एक उनको पोजीशन ही मिली थी इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो जनाब इनको नीचे लेके आना है। देखिए आपकी बात सही है, अगर इस्लामाबाद बिल्कुल सेफ था आज से चंद दिन पहले, कि जितना इनखला हुआ था अमेरिकी नेटो फौजियों को और ये वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी लोग जो थे, तो सडनली क्या हो गया? सडनली ये हुआ कि इन्होंने देखा कि जनाब ये तो पाकिस्तान तो बहुत उठता जा रहा है, तो जरा इनकी टांग खींची जाए, इनको नीचे गिराया जाए। तो ये एक साजिश थी, एक प्लान थी, और मेरा ख्याल रियासत गवर्नमेंट का हमारा रिस्पॉन्स मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर रिस्पॉन्स होना चाहिए। आगे वर्ल्ड कप के अंदर T20 में हमें बिल्कुल जाना चाहिए, न्यूजीलैंड के साथ खेलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ऐसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसको न्यूजीलैंड का दौरा जो नहीं करना चाहिए। और आप देखें कि बरतानिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी, मेरी अपनी सस्पेक्ट है कि ये शरारत करेंगे क्योंकि इस वक्त ये बड़े परेशान हैं जो कि जिस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है विज़-अ-वी अफगानिस्तान, ये भी विड्रॉ कर जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वक्त देने का। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर IMF से, जो इस वक्त IMF का प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए जा रही है। 7 साल टैक्सेस की एक भरमार है अवाम के ऊपर, अवाम का कंज्यूमर निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। बिजली के निर्खों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ चुकी, महंगाई का एक तूफान है और हुकूमत की तरफ से किसी रिलीफ की कोई उम्मीद अब आवाम को दिखाई नहीं देती। इससे बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ माहिर मईशत जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। एक ब्रेक के बाद वापस आते। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ माहिर मईशत जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, और बात होगी मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ टैक्सों की भरमार है अवाम के ऊपर। हुकूमत मुसलसल हर रोज अवाम के लिए एक नई मुश्किल पैदा कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी, बिजली के निर्ख बढ़ गए और मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, IMF के एक दबाव के ऊपर फिर एक बार बिजली के निर्ख बढ़ेंगे, आम आदमी तो मुसलसल पिसता चला जा रहा है। ये टैक्सों की भरमार, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, ये कैसे अवाम बर्दाश्त कर पाएगी? मलिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि इसमें IMF का जो ये हम लफ्ज़ दबाव का इस्तेमाल करती है हुकूमत, ये बात सही नहीं है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। मसला क्या है मैं आपसे अर्ज कर दूँ। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मईशत को इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रही है और मईशत के जो बिगड़ते हुए अशारिये हैं उनको नज़रअंदाज कर रही है दानिस्ता। उन बिगड़ते हुए अशारियों के जिनके मैं भी आदाद शुमार आपको पेश कर दूंगा मुख्तसरन,
उनकी वजह से गुर्बत भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वजह अगर आप पूछें तो सिर्फ एक है, वजह ये है कि हुकूमत पिछली हुकूमतों की तरह ताकतवर तबकों को बेजा मराद दे रही है, अशराफिया को मराद दे रही है टैक्सों में दूसरी जगह, और उसका बोझ अवाम और मईशत पर डाल रहे हैं। ये है बुनियादी वजह। अगर आप स्पेसिफिक्स पे जाएं तो एक आधी मिनट में मैं आपको बता देता हूं, आपके तमाम सब सवालों का जवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। नंबर एक, इस हुकूमत के जो 3 साल गुजरे हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि ये आदत शुमार हुकूमत और स्टेट बैंक है, मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। 3 वर्षों में पाकिस्तान के मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियों में जो इजाफा हुआ है वो है 18,000 अरब रुपया। नंबर एक, आजादी के 66 साल के बाद, 66 ईयर्स के बाद 30 जून 2013 को पाकिस्तान पे जो मजमूई कर्जे थे, यानी इजाफा नहीं, जो मजमूई कर्जे थे वो थे 16,440 अरब रुपया। तो जो हमने 66 साल में किया था उससे ज्यादा तो आपने इजाफा कर दिया, वो 48 अरब पर पहुंच गए, अरब पर। तो ये जो कर्जे हैं जिनमें से कुछ महंगी शरह सूद पर भी हैं, इसका आवाम से क्या ताल्लुक है, कौन सा प्रोजेक्ट बना है, लेकिन इम्पैक्ट उनके ऊपर जा रहा है जिसमें महंगाई भी शामिल है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह यह है कि इनके जो है 3 साल दौर में रुपए की कदर में कमी हुई है 44 रुपया फी डॉलर। इसको पिछली हुकूमत का हम इसलिए नहीं कह सकते कि 4 महीने में 14 रुपए फी डॉलर कम हुआ है। तो इस दौरान में जब आप 60 अरब डॉलर के इंपोर्टेड कंट्री हैं तो तमाम तेल समेत तमाम अशिया महंगी हो जाती हैं जो आप दरामद करते हैं, और उसके साथ हुकूमत का टैक्स बढ़ जाता है क्योंकि वो रुपीस पर लेता है, तो महंगाई का एक तूफान आ जाता है इंपोर्टेड कंट्री की वजह से। तीसरा जो है वो ये कि तिजारती खसारा, यानी जो कमी बेहतरी लाए थे तिजारती खसारे में, वो अब खत्म हो रही है। 3 जो है अभी गुजरे हैं 1 साल और 2 महीने, ये इसमें 38 बिलियन डॉलर्स का तिजारती खसारा हो गया। और ये जो 2 महीने भी गुजरे हैं इसमें जो तिजारती खसारा है वो पिछले साल की इसी मुद्दत के दुगने से ज्यादा हो गया, तो इसका इम्पैक्ट हो जाएगा। एक और है जारी हिसाबात का खसारा, ये मेरा जो है अगला है 4था नंबर। ये इस महीने में 1.5 अरब डॉलर का खसारा है, यानी अगर ये 15 अरब डॉलर का जारी हिसाबात का खसारा नजर आ रहा है तो ये तो वही हुआ जो 2017 में था, इलेक्शन से पहले का आखिरी साल, या 2019 में था जब बहरान था, दोनों सालों में। तो आप तो वापस बहरान पर आ गए। जारी हिसाबात का जो खौफनाक खतरा है। और 5वां जो आपने बात की कि टैक्सों को जो है, हम आमदनी पे टैक्स चोरी हो रही है, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आवाम पे जाते हैं, जीएसटी, बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख, उनमें इजाफा हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत और गैस से बिजली के नर्ख, इन सब से आवाम के ऊपर बोझ डालता है, महंगाई के ऊपर जाता है। ये है 5वीं वजह है। 6ठी वजह यह है कि पेंडेमिक की आड़ में जो कुछ तमाशा हमने किया कि उसने जो शरह सूद इतनी कम कर दी कि अगर महंगाई की शरह जनवरी 21 में 14.4 थी तो आपने 7% पे कर्जे दिए, 7% डिस्काउंट रेट है। आज भी जो है डिस्काउंट हमारा मनफी है। तो कई सौ अरब रुपए लोगों ने कम शरह सूद पे कर्जे ले लिए, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, अखराजात भी कर रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही। तो महंगे सस्ते शरह सूद पे किस खुशी में आप दे रहे हैं? पेंडेमिक का क्या ताल्लुक है गाड़ियां खरीदने से जो गाड़ियों का बढ़ा है? तो ये वही नवाजने वाली बात है। दूसरी बात कि FDI जी, अगर 2 चीजें रह गई हैं तो फिर FDI जो है 3 सालों में FDI 18 से कम रहा है लगातार। तो ये भी एक सिम्टम है। जो रिजर्व जो आपके हैं अगर वो इतने तारीखी हैं तो फिर रुपया क्यों गिर रहा है? इसलिए कि वो आपने महंगी शरह सूद पे लेके दिए हैं और उससे ज्यादा आपको अदायगी करनी है, वो प्रेशर है। आखिरी बात जो है कि हमारी रेमिटेंसेस इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ाई हैं, बरामदात नहीं कर रहे। दुनिया का वाहिद मुल्क जहाँ बरामदात कम है और रेमिटेंस ज्यादा है। पाकिस्तान में भी 2020 से पहले आप देखें तो हमारी बरामदात ज्यादा हुआ करती थी। अब आप रेमिटेंसेस को दे रहे हैं जिसका बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है, और वो कारकुनों की तरसीलात है भी नहीं, वो 111(4) के तहत है। तो मईशत जो है ताकतवर बुनियादों पे नहीं है। तो ये सारी 8 वजूहात है मईशत की और महंगाई की। जनाब अली, लेकिन डॉक्टर जो कर्जे लिए जा रहे हैं ये खर्च कहाँ पे हो रहे हैं? एक आम आदमी को जिससे कोई गर्ज नहीं कि हुकूमत कर्जे ले रही है, उसकी फलाह बहबूद के लिए क्या किया जा रहा है? महंगाई को क्यों रोका जा रहा? अगर बिजली का जो है निर्ख बढ़ते हैं और अगर पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, आम आदमी की जिंदगी तो जीवन हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं वही अर्ज कर रहा था कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बन रहा। ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं, अवाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सिर्फ उसको अदा करना है।
जब आपके कोई, देखिए आपका जब जैसे मैंने कहा $15 अरब का जारी हिसाबात का खसारा होने जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका गिर रहा है, और सबसे बड़ी चीज मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। जो यहाँ पैसा आता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बताया गया था कि अगर $20 अरब की रेमिटेंसेज आती हैं जो 111(4) के तहत हैं, जो कारकुनों की नहीं है, तो अगर $20 अरब की आई तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि $15 अरब कानूनी तरीके से बाहर जा रहा है, उसको आप खाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें टैक्सों का तो आपको नुकसान हो गया, क्योंकि काला धन सफेद हो गया 111(4) के तहत, लेकिन वो पैसा तो बाहर चला गया, टैक्सों का नुकसान हो गया। तो ये पॉलिसियां वो हैं जो कमजोर बुनियाद पर है, जो मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया, आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। आपने देखा कि शरह नमू हमारी जो है, अगर 4 साल में मैं समझता हूँ 3.5% से ज्यादा नहीं रहेगी तो आवाम को क्या मिलेगा? आप खुद देख लीजिए, 4 साल में औसत 3.5%, इनको विरसे में मिली थी 5.5%। महंगाई जो है आपको पता है कि उससे तकरीबन दुगनी है जो पिछले 3 वर्षों में थी इनके आने से पहले। तो इन पॉलिसियों का मंतकी नतीजा है जो हमने अपनाई है, अशराफिया को नवाजना और ताकतवर तबकों को नवाजना। डॉक्टर साहब, ये अशराफिया को नवाजने के हवाले से आप क्या समझते हैं? किन किन तबकात को कैसे नवाजा जा रहा है? देखिए, आपको मैंने जैसे कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो रेशो गिर गई, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो हमने बढ़ा दिए। पेट्रोलियम लेवी 610 अरब रुपए का हदफ रखा है, जो कि भत्ता है। पाकिस्तान के अब से चंद साल पहले 180 रुपए हुआ करता था पेट्रोलियम लेवी। नंबर 1, तरक्याती खर्चात में कटौती हुई है हर साल, तो वो कम लिए जा रहे हैं। तालीम का बजट कम हो रहा है। कर्जे जो बेतहाशा, जो मैंने आपसे बताया कि 18,000 अरब रुपए बढ़ गए, तो इसका जो सूद आप देंगे महंगी शरह सूद पर, ये तो उस पर जाएगा। फिर आपने ये देखा कि सस्ते शरह सूद पे आपने कर्जे दिए। 2,000 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है पेंडेमिक की आड़ में, जिसका बड़ा हिस्सा ताकतवर तबकों को चला गया, जिसकी वजह से आपने कहा कि गाड़ियां ज्यादा खरीदी जा रही हैं, तो वजह मैंने आपको बता दी। फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि ये जो रेमिटेंसेज हैं, इसमें जैसे 3 वर्षों में $74 अरब की आई हैं, स्टेट बैंक कहता है ये कारकुनों की हैं, इसमें से कारकुनों की 14 बिलियन है। $60 अरब तो मालदार लोगों की है, जो पैसा वापस जाता है और इससे हमें फायदा भी नहीं होता। तो ये जो चीजें बुनियादी तौर पर चली आ रही है, FDI गिर रहा है, बरामदात से बढ़ेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी बरामदात नहीं बढ़ रही है। फिर जो रुपए की कदर बढ़ती है तो उससे लोग फायदा उठा लेते हैं, आपको पता है, और हम आवाम जो है ना कुचले जाते हैं। तो कोई एक पॉलिसी मेजर आप नहीं बता सकते, छोटी मोटी छोड़ दे कि आपने पनाहगानी बना ली, ये छोटी मोटी चीजें हैं, वो भी पेंडेमिक के फंड से कोई नहीं है। तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो इमरान खान साहब की 14 नुकात हिकमत अमली जो थी टैक्सों के सिलसिले में, जो लफ्ज थे कि हम 100 दिन के अंदर पर मबनी पॉलिसी लाएंगे, उससे 100% नाराफ है। अब मैंने आपके प्रोग्राम में शायद कहा था, आपको याद होगा जून में लास्ट ईयर, कि 20 रुपए लीटर पेट्रोल में इस साल बढ़ने वाले हैं, अब ये उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। से इस आवाम को कुचले जा रहे हैं। तो ये जो सस्ते शरह सूद पे कर्जे हैं, ये ताकतवर लोग ले रहे हैं, जो गाड़ियां खरीद रहे हैं, गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, जिससे आपका तजारती खसारा आ रहा है। ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जो मैंने आपको अर्ज की हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो बिजली के निर्खों में टैक्सेस का इजाफा जो है वो बढ़ाने की कहा जा रहा है, किसी सदारती आर्डिनेंस के जरिए ये इजाफा किया जा सकता है। जी देखिए, बुनियादी बात मैं आपसे कर दूं कि आपका सर्कुलर डेट दुगना हो गया। IMF ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आपने तो ये कहा था कि हम उन वजूहात को दूर कर देंगे हंगामी बुनियादों पर, जिसकी वजह से ये आपका सर्कुलर डेट पैदा हो रहा है, वो आपका दुगना हो गया। फिर आपके पेट्रोल के नर्ख जब आप बढ़ाते हैं तो बिजली के नर्ख भी साथ में बढ़ जाते हैं। तो ये जब नर्ख आप अगर नहीं बढ़ाएंगे तो बजट खसारा बढ़ेगा। टैक्सों की चोरी बढ़ गई, जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स GDP रेशो गिर गया, तो इसकी वजह से आपको बजट खसारे को हद से ज्यादा जाने से तो रोकना है। उसका आसान नुस्खा ये है कि अगर आप बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ाएं तो वसूली बहुत 90% शायद हो जाती है। ये आसान नुस्खा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 10 नुकात हिकमत अमली थी, जब आप उसको नजरअंदाज करेंगे, जो मेरा पहला नुक्ता था, जो बुनियादी पॉलिसियां अशराफिया को नवाजना, कि जितने मंतकी उसके पॉलिसी के नतीजे, रुपए की कदर हो, कहो पेट्रोलियम मसनूआत हो, महंगाई हो, आवाम को कुचलना हो, आपने बचत खातों जो है वो कौमी बचत स्कीमों में, बहबूद में, पेंशनर्स में, उनकी शरह मुनाफा कम करके आपने लोगों की कुव्वत खरीद कम कर दी। यानी बेवाएं, यतीम, माजूर अफराद, उनकी शरह मुनाफा भी पेंडेमिक की आड़ में आपने गिरा दी। बैंकों के खातेदारों को 2 करोड़ की आपने जो है 550 अरब का उनको मुनाफा गिरा दिया। ये तो वाज़ेह मैंने आपको फिगर्स दी हैं जो ऑथेंटिक फिगर्स हैं। तो आप ये बताइए कि बहबूद में आप कैसे गिरा सकते हैं, माजूर अफराद का शरह मुनाफा कैसे गिरा सकते हैं, जबकि आप लोगों को सस्ते कर्जे दे रहे हैं? तो इसका जवाब नहीं है कुछ भी, बिल्कुल वाज़ेह बात है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह सिद्दीकी समाज।